भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं ये कहता हूं कि इसका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी होना चाहिए। पूरे देश में इनका मकसद क्या है? झगड़ा कराओ, लड़ाई कराओ, आपस में विवाद पैदा करो और नफरत फैला के अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करो। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ। यही काम इनका पूरा इस देश में रहता है। इसी के जरिए ये वोट देना चाहते हैं। अब इस पूरे मसले को अगर आप देखें तो इसमें सरकार, पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो मौजूदा सरकार है ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की घोर विरोधी सरकार है। ये सरकार कभी उनके भले के बारे में सोच ही नहीं सकती। पहली चीज तो ये आप एकदम लोगों को ये समझ जाना चाहिए। और इसके एक नहीं 1000 उदाहरण है। मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से इन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित समाज से हैं। इन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। तो छुआछूत, भेदभाव ये इनके मन में भरा हुआ है। तो किसी को ये गलतफहमी हो सकती है कि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं है इनके बारे में। आपने एक नियम बनाया यूजीसी के अंदर और उसको लेके पूरे देश में विवाद हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई दक्षिण भारतीय कोई व्यक्ति अगर है और भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो वो कहां जाएगा? एक प्रश्न उन्होंने पूछा और कहा कि ये कानून पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसमें स्पष्टता नहीं है, साफ नहीं है इसमें। तो ये जानबूझ के किया ना सरकार ने, झगड़ा कराने के उद्देश्य से किया कि एक कानून बनाओ जो अस्पष्ट हो। आपकी अगर नीयत साफ होती तो आप 2 कमेटी बना देते। एक कमेटी बनाते जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को आप कवर करते और एक कमेटी आप बनाते जिसमें सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव को आप कवर करते। एक कमेटी बना देते जिसमें भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या किसी भी आधार पे अगर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वहां लोग जाके अपनी शिकायत करें। और एक कमेटी आप बनाते जिसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी व्यक्त की थी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है रोहित वेमुला जी के मामले के बाद, तो उसको एड्रेस करती वो कमेटी। लेकिन आपकी मंशा क्या थी? झगड़ा करो, विवाद पैदा करो, लड़ाई पैदा करो और ये दिखाओ कि देखो साहब हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के कितने बड़े हितैषी हैं। क्या हितैषी हो भाई आप? क्या हितैषी हैं आप? 80% से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसर्स की भर्ती विश्वविद्यालयों में खाली पड़ी हुई है। 45 वीसी आपने नियुक्त किए हैं जिसमें से 38 वीसी सवर्ण है, बाकी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। तो जो आपके हाथ में है वहां तो आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मार रहे हैं ना भाई। आप कौन सी हितैषी है? हाई कोर्ट में जजों की संख्या देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ ये सरकार कैसे न्याय कर रही है और कहां उनके हितों को सुरक्षित कर रही है। तो ये लोग तो उनके हितों को मारने वाले लोग हैं। इस कानून के जरिए इन्होंने एक झगड़ा कराया, पूरे देश में विवाद पैदा किया और जानबूझ के पैदा किया कि चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो ये कुल मिलाकर इनका मकसद था। कहीं से भी इनका मकसद कोई न्याय देने का नहीं होता है। इनका मकसद होता है झगड़ा, विवाद करो। आपने कहा कि उच्च न्यायपालिका की, तो उच्च न्यायपालिका में तो कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। तो भाई तो कॉलेजियम तो कल से एक बड़ा, कल से अब आप आ गई बात यही पे। अब आपने सही बात पकड़ा। इसका मतलब कि जहां पर इनका कोई हस्तक्षेप होगा वहां पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ न्याय नहीं होना है। अगर मान लीजिए वीसी के नियुक्ति की बात आप करें, वीसी की नियुक्ति कौन करता है? सरकार। वाइस चांसलर्स की नियुक्ति तो सरकार करती है। तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जो वाइस चांसलर हैं उनमें 38 सवर्ण हैं, बाकी दलित, पिछड़े, ओबीसी हैं मात्र 7। तो आपके हाथ में जो है वहां तो आपने कोई सामाजिक न्याय किया नहीं, वहां तो आपकी भेदभाव की मानसिकता खुलेआम दिख रही है।
आ जाइए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जो नियुक्तियों का मामला है, आप उसमें विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां करते हैं उसमें शिक्षकों की भर्ती में आप कहते हैं कि साहब ये जो है नॉट फाउंड सुटेबल, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी में आप ये देखने में आता है ओबीसी के मामलों में सबसे ज्यादा होता है। हाँ। 80% से ज्यादा वहां पे आप आरक्षण खा के बैठे हुए हैं। जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, बैकलॉग है उनका। तो ये आप बताइए ना कि जहां पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां भी आप आंकड़ा देख लीजिए कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ। और जहां पर इनका हस्तक्षेप सीधे तौर पे है वहां भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से उनके हक मारे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर देश की एक बड़ी आबादी को ये समझ लेना चाहिए, किसी के सगे नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं है। ये मंदिर तोड़वा रहे हैं अपने ठेके धंधे के लिए। ये एफआईआर भी हो गई भाई, मणिकर्णिका घाट एफआईआर हो गई, आपके एफआईआर हो गई वाराणसी में मेरे खिलाफ। मणिकर्णिका घाट पर इन्होंने मणि तोड़ दी। वहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसका जिसने जीर्णोद्धार कराया लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी प्रतिमा तोड़ दी इन्होंने। और मैंने वीडियो डाला, मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी, कह रहे एआई वीडियो है। अरे भाई, एआई वीडियो पूरे देश के मीडिया चैनल को लेकर चलिए। मैं तो कह रहा हूं पार्लियामेंट्री प्रतिनिधिमंडल लेके चलिए, संसदीय दल लेके चलिए, दिखाइए पूरे देश को कि कहां पर है मणिकर्णिका घाट का मणि, कहां पे है माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा। तो ये धंधे के नाम पे धर्म, भाई दुनिया के 54 देशों के लोग काशी में आते हैं, तो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने आते हैं, वहां की गलियों को देखने आते हैं, वहां के घाटों को देखने आते हैं, वहां के मंदिरों को देखने आते हैं, वहां की प्राचीनता को देखने आते हैं। वरना तो बड़े बड़े बिल्डिंग तो उनके यहां भी तकनीक में तो कई गुना ज्यादा आ गए हम लोग। वो जापान से और जर्मनी से और चीन से और अमेरिका से और इंग्लैंड से वो यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग देखने आते हैं कि आपकी सभ्यता, संस्कृति, आपके घाट, आपके पुरातन मंदिर देखने आते हैं, आपकी गलियां देखने आते हैं। उस पूरे काशी की खूबसूरती को इन लोगों ने नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, सिर्फ किस लिए? अपने दोस्तों का ठेका चलाने के लिए। तो आप उस पर नहीं बोल सकते। शंकराचार्य जी को पिटवाएंगे, उनके साथ अभद्रता करवाएंगे, और धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं, कह रहे हैं कि साहब शंकराचार्य जी बताएं कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, वो प्रमाणित करें कि शंकराचार्य है कि नहीं है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। तो ये हालत है। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा, बिना नहाए वो चले गए, बिना नहाए चले गए, बिना स्नान के चले गए, बिना स्नान के चले गए। तो शंकराचार्य से आप शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। इस देश के इंसान से आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, मतदाता हैं कि नहीं है, उसका प्रमाण आप मांग रहे हैं। आप हवाओं से प्रमाण मांग रहे हैं कि बताओ तुम जहरीली हो कि नहीं हो, उसको साबित करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत साफ हवा है। नहीं, वो भी सरकार ने कह दिया है कि जहरीली हवा से मृत्यु का असली कारण जहरीली हवा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ये सरकार ने कह दिया। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो हर चीज का प्रमाण आपको देना है। संजय जी, फिर से एक सवाल मैं आपसे यूजीसी वाले मसले पर पूछता हूं कि नोट से प्रमाण मांग रहे हैं कि तुम कमजोर हो कि नहीं हो। तो ये हर चीज आपने देखा होगा कि इस वाले पूरे मुद्दे पर, यूजीसी वाले मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने एकदम खुल के इस नियमावली के अगेंस्ट लाइन ली कि ये बड़ा भेदभावपूर्ण है। सरकार का शायद ये पहला कदम होगा जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर आया कि ये भेदभाव फैलाने वाला नियम है। तो मीडिया में ये जो बदलाव आया, तो वो जातीय मानसिकता उभर के आ जाती है ना सामने। जाति इस देश की एक कड़वी सच्चाई है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये वो संस्था है जिसने आज तक आरएसएस में एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं बनाया। 100 साल पुरानी, 100 साल से ज्यादा पुरानी संस्था हो गई आरएसएस।
उसमें एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। और इस पूरे कवायद का एक ही मकसद था, झगड़ा कराना। वरना तो बहुत आसान सी चीज थी, 2 कमेटी आप बनाते, एक कमेटी में आप पूरे हर तरह के भेदभाव को आप कवर करते, और एक कमेटी में सिर्फ जाति आधारित भेदभाव जो हो रहा है उसको आप कवर करते। लेकिन जातीय भेदभाव तो, यानी अगर हम मीडिया की कवरेज देखें तो लगता है कि उससे बहुत आगे देश निकल गया, लेकिन हकीकत है कि जातीय भेदभाव तो है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि प्रधानमंत्री, उनकी जाति सरेआम बताई गई कि वो तेली है, ये बोला गया। और जो नारा जेएनयू में लगा था, जिसके लिए कहा जाता है कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने सदन में बोला कि प्रधानमंत्री जी को लेकर नारे लगाए, वो नारे भी लगाए गए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो भी नारे लगाए। और अगर यही नारा ओबीसी या पिछड़ा या दलित कोई लगा देता या मुसलमान लगा देता तो अब तक यूएपीए में बंद हो जाता। हंगामा कर रहे होते, यूएपीए नहीं, उसको तो फांसी पे चढ़ा रहे होते। तो ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया, झगड़ा लड़ाने के उद्देश्य के तहत ये सब किया गया। बहुत